इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक छोटी सी शिप के अंदर बेहोश पड़ी होती है, जहां पूरी शिप में पानी भरा होता है। फिर कुछ देर बाद उस लड़की को होश आता है और वो तुरंत ही शिप के ऊपर आती है और वो एक रिचर्ड नाम के लड़के को ढूंढने लगती है जो उसके साथ समुद्र की सैर पर आया था। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाती और फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि ये शिप समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच फंसी है और अब ये कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट से 5 महीने पहले, जहाँ उसी लड़की को दिखाया जाता है जो शिप में फंसी हुई थी। इस लड़की का नाम टेमी है। टेमी एक ट्रैवलर है और वो तहीती नाम के एक आइलैंड पर घूमने आई है और वो वहाँ एक सेलर की जॉब ले लेती है। वैसे तो टेमी कैलिफोर्निया की रहने वाली है, लेकिन वो दुनिया घूमना चाहती है, इसलिए वो अक्सर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाया करती है और फिलहाल वो तहीती आइलैंड पर आई है। यहाँ टेमी की मुलाकात रिचर्ड नाम के एक शख्स से होती है। रिचर्ड एक सेलर रहता है। रिचर्ड टेमी को डिनर के लिए इनवाइट करता है और शाम को टेमी रिचर्ड की नाव पर डिनर के लिए जाती है, जहाँ वो रिचर्ड की ट्रैवलिंग फोटोज देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि रिचर्ड काफी सारी जगह घुमा होता है। टेमी उससे पूछती है कि क्या अकेले इतने लंबे सफर पर जाना अच्छा लगता है, जिस पर रिचर्ड इनकार कर देता है और वो बताता है कि समुद्र में सफर करना इतना आसान नहीं होता। वहाँ अकेलापन और हेलुसिनेशन जैसी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टेमी पूछती है कि फिर तुम वहाँ क्यों जाते हो, जिस पर रिचर्ड कहता है कि ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है और मुझे ये फीलिंग, ये एक्सपीरियंस बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन वो दोनों समुद्र की सैर के लिए निकल जाते हैं और समय के साथ दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन मार्केट में घूमते वक्त उन दोनों को एक कपल मिलता है जो पहले से ही रिचर्ड को जानते थे। वो दोनों रिचर्ड को बताते हैं कि अचानक ही उन्हें लंदन जाना पड़ रहा है और वो रिचर्ड को अपनी बोट कैलिफोर्निया ले जाने का ऑफर देते हैं, जिसके बदले में वो उसे $10,000 और वापसी की फ्लाइट की टिकट देंगे। ये रिचर्ड के लिए काफी अच्छा ऑफर रहता है। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो वापसी की एक की जगह 2 टिकट करवा सकते हैं। दरअसल वो टेमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं और अब जल्दी ही रिचर्ड टेमी के साथ कैलिफोर्निया जाने वाला है। लेकिन टेमी इस बात से खुश नहीं रहती। दरअसल वो अपनी घर की तरफ वापस नहीं जाना चाहती थी, जिस पर रिचर्ड कहता है कि वो इस डील को कैंसिल कर देगा क्योंकि वो टेमी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर टेमी रिचर्ड के साथ चलने मान जाती है। फिर दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों काफी खुश रहते हैं और बीच समुद्र में रिचर्ड टेमी को शादी के लिए प्रपोज करता है। साथ ही वो उसे एक रिंग भी देता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। टेमी शादी के लिए हाँ बोल देती है क्योंकि वो भी रिचर्ड को काफी पसंद करती थी। अब अगले दिन जब ये लोग कैलिफोर्निया के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक पक्षी उड़कर उनकी बोट पर आता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग किनारे से काफी दूर रहते हैं और एक छोटे से पक्षी का इतनी दूर तक उड़कर आना नामुमकिन है। अब रिचर्ड समझ जाता है कि ये पक्षी तेज हवा के बहाव से यहाँ तक आया है, जिस पर दोनों थोड़ी परेशान हो जाते हैं और रेडियो पर न्यूज के जरिए रिचर्ड को पता चलता है कि जिस दिशा में वो लोग जा रहे हैं वहाँ एक बड़ा तूफान आने वाला है जो कि उनसे सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर रहता है। अब ये जानने के बाद रिचर्ड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद टेमी कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और वो लोग बोट का रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन रात होते होते वो तूफान में फंस जाते हैं। तूफान काफी तेज था और उन्हें काफी बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है। रिचर्ड टेमी से नीचे जाने कहता है क्योंकि वहाँ रहना सेफ नहीं है, लेकिन टेमी नीचे नहीं जाना चाहती, पर रिचर्ड के फोर्स करने पर वो नीचे चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी लहर आती है जो इनकी बोट से टकराती है, जिसकी वजह से इनकी बोट पलट जाती है और टेमी बोट के अंदर इधर उधर पलटने लगती है। लेकिन बोट पलटने से रिचर्ड समुद्र में गिर जाता है और हमें पता चलता है कि इनका बोट भी समुद्र के अंदर जा चुका है। लेकिन बोट का वजन कम होने के कारण वो वापस ऊपर आ जाता है। अब अगली सुबह जब टेमी को होश आता है तो वो देखती है कि पूरी बोट में पानी भरा हुआ है। टेमी तुरंत ही ऊपर जाती है और रिचर्ड को ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी रिचर्ड का कोई पता नहीं चलता और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। टेमी को दूर दूर तक वहाँ कोई शिप नहीं दिखता जो उसकी मदद कर सके। फिर वो रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो भी काम नहीं करता, जिससे हताश होकर वो रोने लगती है और कुछ देर के लिए टेमी की नींद लग जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो उसे दूर समुद्र में एक लाइफ बोट दिखती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसी बोट में है और अब वो किसी भी हालत में वहाँ तक पहुँचना चाहती है। फिर वो तैरकर रिचर्ड तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि उसकी बोट दूर जा रही थी और वो किसी भी हालत में अपनी बोट को नहीं जाने दे सकती, इसलिए वो वापस बोट पर आ जाती है। उस बोट का सेल टूट चुका था और साथ ही उसमें बहुत सारे क्रैक्स भी आ चुके थे, इसलिए टेमी सबसे पहले उन क्रैक्स पर डक्ट टेप लगाती है। इसके बाद जो पानी बोट के अंदर भरा है वो उसे पंप की मदद से बाहर निकालती है, लेकिन रिचर्ड तक पहुँचने
पहुंचने के लिए उसे बोट में सेल लगाना जरूरी है, तभी उसकी बोट आगे बढ़ेगी। लेकिन ये पोल फिक्स करना उतना भी आसान नहीं होता। फिर टैमी सेल लगा लेती है, जिसके बाद उसकी बोट वापस पानी में बहने लगती है और फाइनली वो रिचर्ड तक पहुंच जाती है। रिचर्ड की हालत काफी खराब रहती है, इसलिए टैमी तैरकर उसे अपनी बोट तक ले आती है और वो देखती है कि रिचर्ड का पैर काफी बुरी तरह से जख्मी है और उसकी कुछ पसलियां भी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था। फिर इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अब टैमी नक्शा देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और जिस रास्ते पर वो लोग हैं यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है और इसके पास कोई आइलैंड भी नहीं है। साथ ही जिस दिशा में वो लोग जा रहे थे उधर हवा का बहाव काफी कम रहता है, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा। ये सब देखकर टैमी काफी हताश हो जाती है और कहती है कि शायद हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर टैमी कहती है कि उन्हें कैलिफोर्निया ना जाकर हवाई जाना चाहिए, क्योंकि उस दिशा में हवा तेज है जिससे उनकी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन रिचर्ड कहता है कि इसमें काफी ज्यादा खतरा है और इससे उनका सफर और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। लेकिन फिर बाद में वो मान जाता है और अब वो लोग अपनी बोट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और अब ये लोग खाने के सामान की कैलकुलेशन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके पास खाना और पानी बहुत कम बचा है, जिसकी मदद से ये लोग सिर्फ 1 हफ्ता ही सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन इन्हें हवाई पहुंचने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा समय लगेगा, जिस पर रिचर्ड टैमी को कहता है कि हमें मछलियों को पकड़कर खाना होगा, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इस बात पर टैमी साफ मना कर देती है, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और किसी जीव को मारकर नहीं खा सकती। लेकिन अगर वो समुद्र से मछलियाँ नहीं लाई तो वो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए टैमी मछली पकड़ने समुद्र के अंदर जाती है, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आती और वो बहुत बुरी तरह से नाकामयाब होकर वापस बोट पर आ जाती है, जिस वजह से टैमी काफी ज्यादा निराश हो जाती है। अब उन लोगों के पास पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और किस्मत यहाँ उनका साथ देती है और एक सुबह वहाँ बारिश होने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और पूरी 18 दिनों बाद जी भरकर पानी पीते हैं और वो लोग ढेर सारा पानी इकट्ठा भी कर लेते हैं। लेकिन वो लोग कितना भी पानी इकट्ठा क्यों ना कर लें, यहाँ से निकलना तब भी आसान नहीं है। धीरे धीरे सफर करते हुए 29 दिन बीत जाते हैं और अब इन लोगों के पास खाने का लगभग सभी सामान खत्म हो गया था और एक रात जब ये दोनों आराम कर रहे होते हैं, उनकी बोट के सामने एक बड़ा सा कार्गो शिप आ जाता है। टैमी उनको बताने फ्लेयर गन भी चलाती है, लेकिन वो लोग इनको देख नहीं पाते और दूसरी ही पल वो शिप इनकी नजरों के सामने से ओझल हो जाता है। रिचर्ड टैमी को बताता है कि ये सिर्फ उसका वहम था और वहाँ कोई कार्गो शिप नहीं आया और ज्यादा दिन समुद्र में रहने की वजह से टैमी को हेलुसिनेशन हुआ था। ये देखकर टैमी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे लग रहा था कि वो लोग यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे और यहीं मर जाएंगे। फिर अगले दिन टैमी देखती है कि रिचर्ड के पैर का घाव और भी ज्यादा गहरा हो चुका है, जिसकी वजह से उसे काफी तेज बुखार भी रहता है। फिर इसी तरह 1-2 दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वापस वहाँ एक तूफान आने वाला है। लेकिन वो लोग ये भी जानते हैं कि इस बार वो तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे और एक बार फिर किस्मत उनका साथ देती है और तूफान नहीं आता। लेकिन तूफान के बिना भी इन दोनों की काफी बुरी हालत रहती है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं टैमी एक टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। रिचर्ड उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टैमी कहती है कि मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। फिर वो मुड़कर देखती है तो रिचर्ड वहाँ नहीं होता और ये पॉइंट इस मूवी का सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड वहाँ नहीं होता, यानी कि रिचर्ड कभी टैमी के साथ था ही नहीं। उस रात तूफान में रिचर्ड की मौत हो गई थी और वो दोबारा कभी टैमी से मिला ही नहीं। ये सब सिर्फ टैमी की इमेजिनेशन थी जो इतने दिनों से उसके साथ थी, ताकि वो समुद्र में अकेला फील ना करे। लेकिन टैमी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि रिचर्ड जा चुका है। इसके बाद वो एक बार फिर मछली पकड़ने समुद्र के अंदर जाती है और इस बार टैमी मछली पकड़ लेती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और टैमी को आज समुद्र में पूरे 41 दिन हो चुके हैं और टैमी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो काफी हताश हो चुकी है और उसे लगता है कि वो कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी और यहीं मर जाएगी। तभी एक सुबह उसकी बोट पर एक पक्षी आता है। टैमी उस पक्षी को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर बोट पर कोई पक्षी आया है इसका मतलब आसपास ही कोई किनारा है। लेकिन टैमी को लगता है कि कहीं ये उसका हेलुसिनेशन तो नहीं। तभी वो अपने दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा दिख जाता है और साथ ही उसे एक बोट भी दिखती है। टैमी फ्लेयर गन चलाकर बताती है कि उसे मदद की जरूरत है और वो लोग टैमी का सिग्नल देख लेते हैं, जिसके बाद वो जल्दी ही उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे खाने का सामान देते हैं और टैमी की बोट को अपनी शिप से बांधकर उसे किनारे तक ले जाते हैं। और जब टैमी पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वो वापस तहीती जाती है, जहाँ वो रिचर्ड से मिली थी। जिसके बाद टैमी रिचर्ड की बोट पर जाती है, जहाँ उसकी और रिचर्ड की ढेर सारी तस्वीरें लगी थी और वो रिचर्ड को याद करके रोने लगती है।
है। इसके बाद वो समुद्र के किनारे जाती है और जो अंगूठी रिचर्ड ने उसे दी थी उसकी याद में उस अंगूठी को समुद्र में बहा देती है। इसी के साथ ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।